नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग सिलेबस की चर्चा किए थे। अब इस क्लास में हम लोग जो आगे का हमारा सिलेबस है उस सिलेबस की चर्चा करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे संबंधित जब ये एक चैप्टर एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी, तो यूट्यूब चैनल पे ही आपके मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे और जो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं अपने स्तर पे जो हमारी टीम ने बनाए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करके देखेंगे कि फिर मतलब किस तरीके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो फिर से एक बार आपको वीडियो देखना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस वाला बैच देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पे आप लॉगिन करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है इसमें हम सबसे पहले पहला चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। पिछली जो क्लास हमने ली थी उस क्लास में हम इस सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं और इस सिलेबस के डिस्कशन के साथ हम पहले यूनिट की शुरुआत करते हैं। और पहली यूनिट में ही जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा की चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे पास टॉपिक है, इसकी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा शब्द है वो किस शब्द से आया है। तो ये शब्द ये ध्यान में रखिएगा, जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। तो ये जो हमारा जो शब्द है ये लैटिन वर्ड स्टेटस से डिफाइंड है या डिराइव्ड है या इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा से डिफाइंड है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द हमारा आया हुआ है वो लैटिन वर्ड स्टेटस या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया हुआ है। ठीक है, जिसमें दोनों का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है कि जो शब्द स्टैटिस्टा या स्टेटस है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, in the earlier year statistics means the collection of fact about the state or the people in the state for political purpose. Thus it helped in collecting data about economic and social condition of the people living in different part of the country। मतलब प्रीवियस ईयर में जब भी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई, जो स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री है हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसमें ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का जब हम यूज शुरू किए आचार्य चाणक्य के समय से मिलता है, मतलब मौर्य काल से स्टैटिस्टिक्स का यूज, उसका एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स का किस तरीके से एंशियंट इंडिया में या पूर्वोत्तर काल में, पूर्व जो क्या कहा जाएगा उसको, BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व जो यूज है उसके प्रमाण मिले हैं और उसके किस तरीके से उनका यूज हुआ है, किस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। तो यहाँ पे सिंपल सा इतना मतलब आपको समझना है कि जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो यहाँ पर कलेक्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कलेक्टिंग द डेटा अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन प्रीवियस ईयर में लिया जाता था। प्रीवियस मतलब ईयर का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट था स्टैटिस्टिक्स का वो उससे कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हो गया है, प्राइसिंग का स्टैटिस्टिक्स हो गया है जिसमें CPI और इस तरीके के इंडेक्सेस हम लोग निकालते हैं। फिर डेमोग्राफी एक अलग स्टैटिस्टिक्स के रूप में डेवलप हो रही है, फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अलग होती ही है। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स के भी आगे चल के ब्रांचेज हो जाते हैं, तो उनकी हम लोग चर्चा परिचर्चा बहुत ही लेवल पे नहीं करेंगे। जो PG के आगे की जो पढ़ाई होती है वो वहाँ पे लोग करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग डेमोग्राफी में रिसर्च करने के लिए डेमोग्राफी पे जो डेमोग्राफिक डेटा होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है,
या ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर अगर हमें रिसर्च करना हो तो उस केस में हम लोग डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं। हेल्थ पे हमें रिसर्च करना हो तो हेल्थ स्टेटिस्टिक की बात करते हैं। फिर बायो और स्टेटिस्टिक्स को जोड़ना हो तो बायो स्टेटिस्टिक्स होता है कि बायोलॉजिकल फिनोमेना जो सेल आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो डेटा पैटर्न आते हैं, कहीं भी कुछ भी किसी टाइप का डेटा अगर आपके पास आ रहा है और उसकी एनालिसिस हो रही है तो वो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है वर्तमान में, ठीक है। जबकि ये पूर्व काल में या भूतकाल में केवल इतनी ही इसकी ज़रूरत पड़ती थी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन जज करने में, ठीक है। फिर द साइंस was known as science of state because it was used by the state. In this way, statistics develop as the king's subject or science of kings. अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे क्वेश्चन लिख दिया जाए कि which subject is known as king's subject या science of kings, सॉरी, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी इस तरीके से लिख दिया जाए तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो होगा वो हमारा साइंस ऑफ किंग्स होगा। मतलब राजाओं का ये साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मतलब? जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं वो साइंस किसका है? राजाओं का साइंस है। इसलिए अंदर प्रफुल्लित होइए, खुशी मनाइए कि हम जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिस साइंस के बारे में, जिसके बारे में हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो साइंस ऑफ किंग्स है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि स्टैटिस्टिक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ध्यान में रखिएगा कि ये आपसे पूछा गया है ये भी कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे एक लाइन में जहाँ पे भी लिखा रहे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, उस टर्म को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल कोई चीज़ स्टैटिस्टिक नहीं होती। जैसे मैं कह दूँ कि मेरी लंबाई 173 सेंटीमीटर है तो ये दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहीं पर अगर हम कह दें कि हमारा जो इलाहाबाद है, प्रयागराज है, या जो हमारा यूपी का एरिया है, इसमें इस पूरे एरिया में एवरेज लंबाई, एवरेज जो लेंथ है वो है 160 सेंटीमीटर, तो ये एक स्टैटिस्टिक हो जाएगा। मतलब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में अगर वो इंडिकेशन दे रही हैं, पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी दे रही हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगला, स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड to a marked extent by multiplicity of causes. Statistics or data are affected by large number of forces, internal or external. अब यहाँ पे इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से कैसे फ्लक्चुएट होता है या कैसे अफेक्ट होता है, उसमें क्या है, जैसे सपोज करिए कि हमें कह दिया जाए यूपी के लोगों के या इलाहाबाद के लोगों के या राजस्थान, एमपी या तमिलनाडु के लोगों को आप एवरेज लंबाई आपको काउंट करना है, तो आप एक तरफ से शुरू करेंगे, सबका नापते हुए यहाँ पहुँच जाइए। पता लगा जिस दिन आप यहाँ पहुँचे हैं इधर के लोग 2 सेंटीमीटर और बढ़ गए, तो उस केस में आपका जो डेटा होगा वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम निर्धारित नहीं। या जब आप यहाँ पे मापना शुरू किए तो ये 160 सेंटीमीटर का था, आज बढ़ के 161 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल या जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं इनसे प्रभावित होता है, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन करने के लिए सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग की टेक्निक आगे आएंगे तो उन पे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से एवरेज लंबाई निकाली जाती है, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका क्वालिटेटिव डेटा हो चाहे क्वांटिटेटिव डेटा हो, हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है चाहे वो क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा हो। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या है, ऐसे डेटा जिनका मेजरमेंट हम नहीं कर पाते हैं मैथमेटिकली, जैसे ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया,
ब्लाइंडनेस हो गया, किसी का कोई हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो क्वालिटीज़ को बताती हैं, कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं किसी पर्सन के, उनका हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उनके लिए कुछ एक अलग इंडिकेटर, अलग पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसके माध्यम से उनका मेजरमेंट होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा चाहे हो या क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसका मेजरमेंट हम मैथमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कोई भी डेटा हो, उसका अगर हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकली उनको हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, उनको लिख ले रहे हैं, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल ए टाल और शॉर्ट बॉय, यहाँ पे इसकी चर्चा कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल टाल और शॉर्ट या ब्लाइंड या एवरेज और डल जो स्टूडेंट हैं या बॉयज़ हैं आर स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटीज़ एंड आर देयरफॉर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है जब तक हम इनका मैथमेटिकली मेजरमेंट ना कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आर इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो चांस ऑफ एरर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा शुड बी मिनिमाइज्ड इफ करेक्ट रिजल्ट आर टू बी ऑब्टेन्ड, यील्ड ऑफ कर्व इज टू बी एस्टिमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास डेटा है उनका हम इनुमरेशन मतलब एक तरीके का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं उन डेटास का, उन डेटास को हम अनुमानित कर सकते हैं। और उसमें जो चांस काजेज एक ऐसा काज होता है, चांस और एजाइनेबल दो तरीके के काज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। चांस काज होता है जिसमें अपने आप कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन आ जाए जिसको हम ह्यूमन बीइंग रिमूव ना कर पाएँ, उसको हम चांस काज कहते हैं, बाई चांस कोई घटना घटित हो जाए। और एजाइनेबल काज जो होता है वो ह्यूमन गलती के कारण वो एरर जनरेट होती है। सपोज करिए मान लीजिए कि हमारे पास जो मोबाइल का एक हैंडसेट है, ठीक है, इसकी एवरेज लंबाई हमने कहा कि 5.5 इंच हमें रखनी है। अब यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो एग्जैक्ट इसकी लंबाई नहीं होती, इसमें प्लस माइनस म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के बराबर इसमें फ्लक्चुएशन होता है। सिग्मा जितना हमारा कम होगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जितना हमारा कम होगा उतना ही हमारा रॉ मटेरियल इसमें कम लगेगा। अब जैसे हमने 5.5 इंच की मोबाइल का निर्धारण किया और 10,000 रुपये में बिकेगी, ठीक है। अब बनाते बनाते हम उसको 6 इंच का बना दिए, 6.5 इंच का बन गया। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास कास्ट तो 10,000 ही है, लेकिन हमारे पास जो आधा इंच का मटेरियल रॉ मटेरियल यूज हुआ वो कंपनी के लिए, ओवरऑल कंपनी के लिए लाखों का करोड़ों का नुकसान कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि ये हमारा जो एवरेज है वो म्यू रहेगा और प्लस माइनस 3 सिग्मा को हम एक कंट्रोल्ड वे में रखते हैं, फ्लक्चुएशन को कम रखते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कम होता है और हमारा फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ जाता है। और फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो इसका मतलब ओवरऑल हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि चांस का इसमें जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है 0.55001 इंच इतने का बन गया है, ठीक है। अगर इतने इंच का बन गया तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं इसको फेंक देंगे, तो वो फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल होता है। तो उसको हम यहाँ पे आगे जो हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो सैम्पलिंग में सारी चीज़ें आती हैं कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज़। तो स्टैटिस्टिकल जो डेटा है, हम जब भी हम लोग कोई सर्वे करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियर होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा मस्ट बी क्लियरली डिफिनिट एंड नोन इन एडवांस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें
अनएम्प्लॉयमेंट पे सर्वे करना है और हम इकोनॉमिक कंडीशन पे सर्वे कर ले आए या हेल्थ पे सर्वे कर ले आए, तो जो हमारा एम है वो निर्धारित होना चाहिए। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स आर used to show comparison between two or more phenomena. This is only possible when a common basis is adopted in collection of data. For example, supply of wheat can be compared with its demand or price, not with birth and death rate. ठीक है, in the country. Heterogeneous data are incomparable. मतलब अगर यहाँ पे वीट या राइस की हम चर्चा करें तो उसमें उस केस में डिमांड और प्राइस से उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ रहा है, घट रहा, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पे इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इसका। अब यहाँ पे देखेंगे अदर जो डिफिनीशंस है, स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन जो हैं वो क्या हैं। तो डिफिनीशंस में है बाउली महोदय ने क्या कहा था, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज ए होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। ठीक है, फिर अगली डिफिनीशन है स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग। ये आपसे ये ध्यान में रखिएगा, ये टर्म, ये लॉजिक, ये जो एक की पॉइंट है ये ध्यान में रखिएगा कि इसी की पॉइंट पे क्वेश्चन कर सकता है आपसे। स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ एवरेज। वहाँ पे साइंस ऑफ किंग था, यहाँ पे साइंस ऑफ एवरेज हो गया। फिर बोडिंगटन जो स्टैटिस्टिशियन है, इन्होंने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आप अंडरलाइन करिएगा जब नोट्स बनाइएगा तो। फिर किंग्स ने क्या बोला कि द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ए मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिंग natural or social phenomena from the result obtained by the analysis of an enumeration or collection of estimates। फिर हार्लोज हैं, इन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ हैंडलिंग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्विंग, enumerating, recording, classifying and other systematically treating them। फिर इसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि डेटा कलेक्शन। तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स मेथोडोलॉजिकल टूल्स फॉर सिस्टमेटिक कलेक्टिंग डेटा। दिस इंश्योर्स दैट डेटा इज gathered in an organized manner, making it suitable for analysis। ठीक है, फिर इसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन का भी काम इसी में होता है। ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है, पहले कलेक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर समराइजेशन करते हैं, फिर आगे के स्टेप्स अभी आगे आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वंस कलेक्टेड, मतलब एक बार डेटा अगर कलेक्ट हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स हेल्प ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फॉर्मेट दैट मेक्स ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। दे मे बी इंक्लूड क्रिएट टेबल ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ये टेबल ग्राफ्स एंड चार्ट्स किस तरीके से कैलकुलेट कर बनाए जाते हैं, इनकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, जब हम टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद डेटा समराइजेशन क्या है। यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, लार्ज सेट ऑफ डेटा कैन बी समराइज्ड इनटू सिंपल metrics like mean, median, mode, variance and standard deviation। This helps to quickly grasp the essential characteristic of the data। ठीक है, फिर डेटा एनालिसिस होती है। कलेक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, समराइजेशन हुआ, फिर उसके बाद एनालिसिस हुई। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास, जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो उसमें ट्रेंड, हमारे पास जो डेटा कलेक्ट किया गया है
उस डेटा में क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, क्या रिलेशनशिप है, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनके एनालिसिस, कोरिलेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम इनका यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास ग्राफ या जो उसका रिजल्ट आया उसका हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, तो उस केस में आफ्टर एनालाइजिंग डेटा स्टैटिस्टिक्स एड इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व्स ड्राइंग कंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स हेल्पिंग टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जो हमारे पास डेटा का जो रिजल्ट आया, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा आया, उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उस डेटा का यूज करके कुछ पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं। जैसे भारत में न्यूट्रिशन, कुपोषण एक बड़ी समस्या है, बच्चों में भी महिलाओं में भी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग समय पे, जैसे अलग अलग समय पे महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता, महिलाओं के लिए उचित खान पान की व्यवस्था, या फिर फ्री राशन, फ्री दाल, या फ्री उनको कुछ फल फ्रूट, या फिर इस तरीके की चीज़ें जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में संबंधित गवर्नमेंट जो भी रही हैं भारत में, वो अपने हिसाब से उन योजनाओं को लाती हैं, जिससे भारत में स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, इस टाइप की समस्याओं को कम किया जा सके। ठीक है, फिर प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग है। यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स फ्यूचर आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। दिस इज एसेंशियल इन फील्ड लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स फॉर फोरकास्टिंग ट्रेंड एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, फिर इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो स्टैटिस्टिक्स अलाउ for testing hypothesis by providing a structured approach to determine whether the observed data support a specific theory or assumption. This is widely used in scientific research and experimental studies. ठीक है, फिर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। जो हमारे पास सर्वेज का डेटा आता है उसके माध्यम से हम क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू मॉनिटर and control the quality of product and process. Statistical process controls methods help maintain consistency, quality and identify area for improvement. ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग। Statistics support informed decision making by providing evidence based insights where in business, healthcare and public policy statistics help leader make choice or that are grounded in data rather than institution alone. ठीक है, फिर इसके साथ साथ रिस्क असेसमेंट करते हैं बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। रिस्क का हम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो DRDO है हमारा, सॉरी इसरो है, जो इसरो ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च की हुई हैं उसके माध्यम से IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, वो समय समय पे बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में आने वाले तूफानों की चेतावनी देता है। फिर उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न बताता है कि ये जो आपका भारत है इस तरीके से, ये जो भारत है इस तरीके से, यहाँ पर अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं वो तूफान किस पैटर्न में जाएंगे, किधर की ओर जाएंगे, ऐसे ऐसे इसका एक पॉसिबल ग्राफ बनाते हैं लोग। और जहाँ पर वो ज़मीन से उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जहाँ पे जिस लैंड एरिया में वो टकराने वाला होता है वहाँ से लोगों को पहले से हटा दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि जो लोगों की ज़िंदगी है या जो लोगों का मतलब या ह्यूमन लाइफ का जो हानि है उसको ओवरकम किया जा सके, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। लिमिटेशन में क्या है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम।
ये ध्यान में रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम ये तो बता देते हैं कि ये डेटा हमारा अच्छा है या गलत है, या फैक्ट्री में फला प्रोडक्ट अच्छा है या गलत है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर कुछ नहीं चर्चा करता। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे अभी एक मान लीजिए कि हमारे पास कोलगेट का एक ट्यूब पेस्ट है जो दंत मंजन होता है, उसमें आपको ये तो वो बता देगा कि हाँ जो आपकी क्वांटिटी या पैकेजिंग है वो अंडर प्रोसेस चल रही है, मतलब सब वेल मेंटेन तरीके से चल रही है। लेकिन आप कोलगेट या फिर पतंजलि का या फिर डाबर का जो भी आपको ब्रश आप कर रहे हैं, मान लीजिए उसके कारण आपको दांत में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ उसके केमिकल्स आपको हार्मफुली इम्पैक्ट कर दें, तो उस केस में वहाँ पर वो जो स्टेटिस्टिक्स है वो कुछ नहीं बता पाता। मतलब उसके मेडिकल बेनिफिट्स एक तरीके से कहा जाए, ऑनेस्टी, हेल्थ, माइजरी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या मेडिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, वहाँ पर स्टेटिस्टिक्स कुछ नहीं बता पाता। तो ये इसका पहले लिमिटेशन है, एक तरीके का ड्रॉबैक कह सकते हैं। फिर स्टेटिस्टिक्स डज नॉट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, किसी सिंगल आइटम की वहाँ पर मतलब स्टेटिक्स देखेंगे तो स्टेटिस्टिक्स किसी इंडिविजुअल आइटम की गारंटी नहीं लेता है। जैसे एक केस आपको हम बताते हैं, एक केस हुआ था, इजराइल की जो कंपनी है, सॉरी इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने एक काम किया था कि उसको एक जो उसके प्लानर थे, मतलब उसके यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो आप इस तरीके से मेडिटेरियन सी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब देखेंगे तो ये अफ्रीका है, शॉर्टकट में समझिएगा, एसएससी के स्टूडेंट है, इतना ज्योग्राफी तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सुएज कैनाल है, फिर ये इधर पेनिनसुला जो उसका इजिप्ट का जो पेनिनसुला वाला एरिया है वो इस तरीके से है, फिर इसके बाद यहाँ पे इजराइल शुरू होता है, ठीक है। इजराइल के यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ लेबनान है, फिर इधर सीरिया है, फिर इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसको सीरिया में कोई ऑपरेशन करना था, जो एक आतंकवादी था उसमें उसको बार बार अटैक कर रहा था, बार बार अटैकिंग के माध्यम से उसको मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कॉपरेट मतलब अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना। तो उसको मारने के लिए उन्होंने प्लान किया था, मोसाद ने एक अलग से जहर बनाया था, उसका एक केमिकल मतलब एक पॉइजन बनाया। ये बड़ी चर्चित कहानी है, कहानी क्या है मतलब ये रियल स्टोरी है। इसको यहाँ पर इस आदमी के घर में उसके पहुँच के मारना वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो दूसरे देश में था। दूसरे देश में किसी को मारा जाता तो मतलब एक इनस्टेबिलिटी खड़ी हो जाती, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता पूरे देश में, पूरे विश्व में, और इसको मारना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे इस जहर को बनाया और इस आदमी के जहर में पेस्ट के माध्यम से भेज दिया। जो पेस्ट हम लोग ब्रश करते हैं उस पेस्ट के माध्यम से उसके बाथरूम तक पहुँचा दिया। जैसे मान लीजिए आप हम लोग कोलगेट करते हैं या फिर दंतकांति करते हैं, तो दंतकांति में कोई जहर थोड़ा सा मिला दे और उसको आप रोज़ ब्रश करिए, क्योंकि वो ब्रश आदमी खाता तो है नहीं कि निकल जाता है, वो ब्रश जो आपके मसूड़े हैं, जो अंदर का जो एरिया है, उसमें धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो ये जहर इस तरीके से तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते होते 6 मंथ में जाके इसको ऐसी बीमारी हुई कि कोई दुनिया का डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और ये मर गया। जैसे रिसेंट में भी पेजर अटैक या फिर आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं जो इजरायलियों ने किया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि मतलब इजराइल की स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके की होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इंडिविजुअल आइटम का कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ पे जो गारंटी लेगा एज ए होल, एज ए पॉपुलेशन के रूप में गारंटी लेगा, एक इंडिविजुअल किसी एक आइटम की गारंटी नहीं ले सकता। आप इस केस में यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये जो संबंधित व्यक्ति कोलगेट कर रहा था वो उसी कोलगेट में जहर कैसे आया। वो सेम टाइप का कोलगेट तो या फिर दंतकांति या फिर डाबर या फिर जितने भी कंपनियां हैं उनके ब्रश तो पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, सब तो नहीं मर गए, लेकिन मरा ही। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं।
स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर ट्रू ऑन एवरेज, यह भी आपको बताया गया है कि ये ऑन एवरेज ट्रू होता है, हर जगह सही हो ऐसी इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड, कुछ लोग मिसयूज भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास जो डेटा दिया गया है उस डेटा का हम लोग गलत यूज कर लें। जैसे मान लीजिए कि भारत में क्राइम रिपोर्ट आती है, क्राइम रिपोर्ट आती है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे खूब सारे आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप। फिर उस पर कहा जाता है आपके राज्य में क्राइम बढ़ा है, आपके राज्य में महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ा है, बच्चों के प्रति क्राइम बढ़ा है। इस तरीके से एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, फिर उसके बाद शांत हो जाएंगे, फिर अगली रिपोर्ट का वेट करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज खूब होता है। मिसयूज का मतलब ये है कि जो डेटा है उसका हम सही डायरेक्शन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो बेनिफिशियल है, पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं बेनिफिशियल है, अदरवाइज मिसयूज तो कहीं भी हो सकता है। फिर अगला क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडीइंग ए फिनोमेना। ठीक है, तो ये फिनोमेना को एक स्टडी करने के लिए यूज होता है। इन्हीं के कारण इसमें डिस्ट्रस्ट आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट आता है वो किस कारण से आता है। तो यहाँ पे देखिए कि स्टैटिस्टिक्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक लाइफ, स्टिल देयर इज ए कंसिडरेबल डिस्ट्रेस इन स्टैटिस्टिक्स। पहला क्या है कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। जस्ट वही बता रहे हैं कि जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े जाते हैं, जज के सामने जो पॉइंट रखे जाते हैं उन्हीं के बेस पर डिसीजन होता है। भले ही जज के सामने भारत में गोली मार दिया जाए या उसका वीडियो फुटेज हो, उस पर मतलब अगर उसको अदालत में नहीं पेश किया गया है तो आप उसको साक्ष्य, भले ही जज के सामने वो कांड हुआ है, उसको जज मानने को तैयार नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रूव और डिसप्रूव एनीथिंग। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइंग। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि स्टैटिस्टिक्स जैसे अभी साइंस ऑफ किंग हमने कहा, तो किंग जो होता है किसी भी दूसरे देश में या कहीं भी जाएगा भाषण में, वही कहेगा कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि स्टैटिस्टिक्स इज एन अदर फॉर्म ऑफ लाइंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि झूठ तो बोला जाता है लेकिन प्रूफ के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देयर इज 3 काइंड्स ऑफ लाइज। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे, आई थिंक, हमें जहाँ तक याद आ रहा है डिज़रेली थे क्या, शायद बेंजामिन डिज़रेली, कुछ ऐसा नाम था शायद, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। उन्हीं की ये कोटेशन थी कि विश्व में 3 तरीके के झूठ होते हैं, डिमांड लाइज, सॉरी 3 तरीके के झूठ होते हैं, और यहाँ पर पहला लाइज होता है, फिर डिमांड लाइज होता है और तीसरा स्टैटिस्टिक्स होता है। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ना, झूठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इतने थियरीज, इतने टफ थियरीज हैं, इसने स्टडीशियन जो दुनिया में आए, अलग अलग थियरीज दी, वो सब मतलब इनके अनुसार झूठी है। पता नहीं क्या उनके विचार थे, अलग थे क्या नहीं। फिर रीजन फॉर डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस का रीजन क्या है, पहला इसमें क्या है कि द फैक्ट इज दैट फिगर देमसेल्व्स कैरी नो वेट, दे आर इनोसेंट एंड कन्विंसिंग एंड देयरफॉर पीपल बिलीव देम इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि दे कैन बी यूज टू सपोर्ट फॉल्स एज वेल एज ट्रू स्टेटमेंट। मतलब ये दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कोर्ट कचहरी में होता है नॉर्मली। फिर उसके बाद दे आर जस्ट टूल विच कैन बी यूज्ड और अब्यूज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस में क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का जो रोल होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, और जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ हैं, जैसे भारत में संसद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, या जिले में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डीएम होता है, तो इनके लिए स्टैटिस्टिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इनफॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स इनेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन।
ठीक है, by analyzing data, trend and pattern. This is vital in business, government, policy making, health and more. फिर understanding data, with the massive amount of data generated daily, statistics help in summarizing and understanding data. Descriptive statistics like mean, median, mode and standard deviation provide a summary of large database, making them more understandable. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे चर्चा है कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसके माध्यम से हम लोग टाइम सीरीज जब डेटा की चर्चा करेंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई टाइम सीरीज डेटा दे दिया गया कि मान लीजिए 2012 से या 2010 से 2024 तक का आपको पास प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे दिया गया भारत में, तो 2025 में कितना व्हीट का प्रोडक्शन होगा या 2026 में कितना व्हीट का प्रोडक्शन होगा, एक हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स आते हैं हर साल, जब फसल की बुआई हो जाती है तो भारत में बताया जाता है कि इस साल पैडी का उत्पादन इतना रहेगा, व्हीट का इतना रहेगा, ग्राम का इतना रहेगा, अन्य फसलों का प्रोडक्शन हमारे इतने रहेंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। Techniques like Six Sigma used for analyzing to reduce defects and improve process। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि वही 3 प्लस माइनस म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा भी हमने लिखा था, यहाँ पर अभी हमने यही लिखा था ना कि म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम लिखें तो म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा। अगर इसको हम एक लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये अगर हमारा x बराबर म्यू की लाइन है तो ये हमारी लाइन होगी म्यू प्लस 3 सिग्मा की, और ये नीचे लाइन ये डार्केंड होती है और ये डॉटेड होती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, ये डॉटेड लाइन होगी। तो ये म्यू माइनस 3 सिग्मा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो प्लस 3 सिग्मा ये ऊपर है, प्लस 3 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा ये नीचे है, तो इसका डिफरेंस 6 सिग्मा होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जो हमारे पास क्वालिटी है इसको हम 6 सिग्मा मेथड का यूज करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक रिसर्च में क्या है, इन साइंटिफिक रिसर्च स्टैटिस्टिक्स आर essential for designing experiments, analyzing results and drawing valid conclusion. This helps in testing hypothesis and determining the significance of research findings। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों में हम इनका यूज करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, अभी जस्ट बता ही चुके हैं कि रिस्क का मैनेजमेंट कैसे होता है। फिर पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। इसमें क्या है कि किसी एरिया विशेष में सपोज करिए कि हमारे पास बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, तो उस एरिया में कितने लोग हैं, कितने दवाओं की आवश्यकता है, कितना क्या मतलब स्टाफ लगेगा, किस तरीके की उनका इवेल्युएशन हम लोग कर सकते हैं इफेक्टिव तरीके से, जिसके माध्यम से हम पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन में इनका यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में करते ही हैं, गवर्नमेंट अलग अलग रिपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक सर्वे कराती है, जिससे NSSO के माध्यम से या SRS बुलेटिन आते हैं, फिर उसके बाद स्टेट के जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होते हैं उनके माध्यम से सर्वेज होते हैं डिफरेंट। फिर उसके बाद कुछ सर्वेज ऑटोमेटिक ऑनलाइन होते रहते हैं किसी माध्यम से, कोई मेल्ड मेथड से या फिर किसी क्वेश्चनायर के माध्यम से, तो उनका जो रिजल्ट होता है वो इकोनॉमिक प्लानिंग में यूज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस स्ट्रेटजी, इसके माध्यम से क्या करते हैं, बिजनेस uses statistical methods for market research, analyzing consumer behavior and developing marketing strategy. It helps business understand market trend and customers need। ठीक है, सोशल साइंस में, इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन statistics help researchers understand human behavior, social trend and educational outcomes। ठीक है, they are essential for conducting सर्वे एंड इंटरप्रेटिंग सोशल डेटा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास रही। आज की क्लास
कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इस तरीके से मैसेज करके आप हमें बताइए। कोई अगर आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो, आपको अगर लग रहा हो कि तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए आप हमें बताइए। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि हम इसी डिपार्टमेंट में खुद हैं SSO की पोस्ट पे। पहले हमारा JSO की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, प्रेजेंट में हम SSO के ही पोस्ट पे हैं, प्रमोशन हुआ था। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में जितने भी मतलब आपकी क्वेरीज़ होंगी, उन क्वेरीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे। आप फ़ोन करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी रहेंगी वो क्वेरीज़ आपको बताई जाएंगी। जो भी आपके कन्फ्यूजन है क्वेश्चन से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क करिए और इस नंबर के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।